नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ मुकेश कुमार और मैं अपने चैनल फिजिक्स फ्रंट लाइन में आप सभी को स्वागत करते हैं। ओके, तो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं और जस्ट आई विल गिव द फ्लेवर ऑफ मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस। इन टुडेज वीडियो यू विल सी द मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन, इट्स डेरिवेशन। ओके, then let's start from today. What we are going to discuss, that is Maxwell's field equations. Now let us start here. +2 लेवल में हमने क्या स्टडी किया था? हम लोग ने पढ़ा था गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ क्या कहता था कि अगर कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस होगा तो उसमें से अगर हमारा फ्लक्स जो निकलेगा वो क्या होता है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। हाँ, दैट इज, इसको मैथमेटिकली किस तरह से लिखते थे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी, वॉल्यूम इंटीग्रल। यहाँ पे क्या है, जो भी है ये हमारा क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है। यहाँ पे हम एस लिखते हैं क्योंकि इधर सरफेस इंटीग्रल टर्म है और इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो इसलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। ओके, ये है हमारा गॉसेस लॉ, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए, लेट अस कंसीडर ए पोलराइज्ड सिस्टम। इन केस ऑफ पोलराइज्ड सिस्टम वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स मेनली, दैट इज द फ्री चार्ज और पोलराइज्ड चार्ज, रो पी। Okay, then in case of rho we may replace these terms, or in general the free charge we may write only rho here. Then what we can write, rho s epsilon naught E dot ds is equal to volume integral of rho plus rho p dv. Let us see here, रो पी क्या है, हमारा पोलराइजिंग चार्ज है और रो पी को हम एक्सप्रेस करते हैं माइनस ऑफ डाइवर्जेंस पी। पी इज द पोलराइजेशन वेक्टर हेयर। देन व्हाट वी हैव, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो माइनस डेल पी डीवी। यहाँ पे क्या है, एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सरफेस इंटीग्रल है, राइट हैंड साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है। अगर हम ये चूंकि एक इक्वेशन मतलब दोनों एक सेम चीज को बता रहा है, लेकिन अगर हम इसको एक कायदे से अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि दोनों साइड में क्या होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल होना चाहिए, तो इसके लिए हमने पहले गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बताता है, द कन्वर्सन ऑफ सरफेस इंटीग्रल टू वॉल्यूम इंटीग्रल। देन हाउ इट विल बी कन्वर्टेड, एप्सिलॉन नॉट ई डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई डॉट dv इज इक्वल टू रो माइनस del p dv. Then what we have, epsilon naught E plus p dv is equal to volume integral of rho dv. और यहाँ पे ये जो टर्म हम देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट E प्लस p, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम d से लिखते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद डाइवर्जेंस dv इज इक्वल टू रो dv। अगर हम सिस्टम जो है हमारा जो सरफेस है कोई आर्बिट्री सिस्टम है, तो उस केस में इसको हम जो वॉल्यूम इंटीग्रल को हम रूल आउट करके हम क्या लिख सकते हैं, डेल divergence of d is equal to rho. This is first Maxwell's equations. और in briefly you can say कि ये इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि रो क्या है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरह का चार्ज है,
ये 3 डायमेंशनल है क्योंकि वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो एक स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमको जनरेट कर सकता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन जनरेट हेयर। तो दिस इज द फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन वी हैव, जिसको हम कहां से स्टार्ट किए, गॉसेस लॉ से स्टार्ट किए और कहां पे खत्म कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो। दिस इज नोन एज फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन। Now we have already discussed in Maxwell's first field equation. Now we are proceeding towards second one. तो फर्स्ट हम सेकेंड वन में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल। तो हमने फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया है +2 लेवल में। तो उसमें क्या था कि फील्ड लाइंस के बारे में हम क्या देखते थे कि अगर चार्ज के बारे में बात करते थे तो जो पॉजिटिव चार्ज होता था वो डाइवर्जिंग फील्ड लाइंस क्रिएट करता था और जो नेगेटिव चार्ज जो होते थे वो कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस को फॉलो करता था, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेट व्हाट वी सी कि मैग्नेट में क्या होता है कि किसी भी एक पोल से जितने भी फील्ड लाइंस निकलते हैं वो दूसरे पोल में जाके घुसते हैं और क्लोज लूप बनाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, क्लोज लूप बनाता है, ये ओपन लूप नहीं बनाता, क्लोज लूप बनाता है। तो क्लोज लूप बनाने का मतलब हुआ कि एक मैग्नेट का एक छोर से जितना फील्ड लाइंस बाहर निकलेगा दूसरे छोर में आ जाएगा और मैग्नेट के अंदर में भी वो कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, मतलब क्लोज लूप बना रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पे अगर क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं तो वहां पे टोटल आउटगोइंग फील्ड लाइंस और इनकमिंग फील्ड लाइंस जो होगा वो सेम होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो फ्लक्स होगा, हाँ, जो कोई भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स मेरे पास नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि v डॉट डी एस इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ वेक्टर नोटेशन, इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगेन हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको ये क्या मिलेगा, dv इज इक्वल टू 0, dv इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ b and its volume integral is equal to 0 and if the surface is assumed as an arbitrary, then we can write del dot b is equal to 0, means the divergence of magnetic field lines is 0 in any closed surface. This is the second Maxwell's equation and what it is its significance, इसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमको डाइवर्जेंस मिलता है क्योंकि वहां पे मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। मैग्नेटिक जो कोई भी मैग्नेट मोनोपोल में नहीं रह सकता है। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस 0 आ रहा है इसका तात्पर्य ये निकल रहा है हमारे पास कि कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम है वो हमेशा डाइपोल में रहेगा, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका डाइवर्जेंस हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, let us proceed towards the third one. Okay, मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशंस में जाने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि फैराडेज लॉ क्या है, और वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 12th में। कि क्या पढ़े थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल। तो उसको मैथमेटिकली कैसे करके एक्सप्रेस करते थे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इसको हम फिर से किस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एस। और इसको हम फिर से और एक तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते इस तरह से, डेल बी अपॉन डेल टी डी एस। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी एस। ये सरफेस इंटीग्रल है।
एक साइड में हम क्या देख रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल है, दूसरे साइड में क्या है, सरफेस इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक तरह से एक्सप्रेस करेंगे। तो लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल जाने के लिए स्टोक्स लॉ बताता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल हो तो उसका सरफेस इंटीग्रल में अगर हम जाते हैं तो हमको उस वेक्टर का कर्ल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कर्ल किसका लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, डॉट ds माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी डॉट ts। अगर हम हमारा जो सर्फ इफ वी हैव चूजन द सरफेस इज एन आर्बिट्री शेप, देन व्हाट वी कैन राइट, डेल क्रॉस ई शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ del v upon del t। This one is the third Maxwell's equations, and what it says in simply, what we can say, the time varying magnetic field responsible for the electric field in that region. Okay, we have already discussed the three Maxwell's equation, first, second and third। और हर एक जो इक्वेशंस था किसी न किसी एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन से रिलेट करता था। जो फोर्थ वन है वो हमारा किससे रिलेट करता है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ से। और एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, हमारे पास जो है क्या होता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल रहता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लाने के लिए बी बाय म्यू नॉट टाइम्स हम ले लेते हैं, डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, और v बाई म्यू नॉट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है। ठीक है, I। और किसी भी स्पेस में अगर हमारे पास करंट I है तो उसको करंट डेंसिटी के टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, J डॉट ds, J इज द करंट डेंसिटी। ओके, और लाइन इंटीग्रल से हम अगर सरफेस इंटीग्रल में जाते हैं, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, तो हम इसको कैसे करके लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ H ds इज इक्वल टू J डॉट ds। तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J। ये है हमारा एक्सपेक्टेड फोर्थ इक्वेशन, बट इट इज नॉट सो। क्यों, क्योंकि अगर हम दोनों साइड में अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं, डेल क्रॉस H इज इक्वल टू J, तो क्या होता है, मैथमेटिकली हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े थे, ये तो जीरो होता है, तो उस तरह से ये भी जीरो होना चाहिए और ये जीरो होगा भी, लेकिन किसी किसी केस में, हर एक केस में नहीं। अगर स्टेडी करंट होगा तो ये हमारा जीरो होगा, लेकिन टाइम वेरिंग करंट होगा तो ये हमारा जीरो नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस चाहिए, मतलब कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए जो उसको नलीफाई करे। तो वो टर्म कौन सा है, तो वो टर्म जो एज्यूम किया गया वो है J प्लस जेडी। J प्लस जेडी, जेडी क्या है बाद में हमको पता चलेगा। ठीक है, तो जेडी, इससे पहले इसको रिलेट करने के हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में जाते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम क्या पढ़े थे, ये रिलेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ डेल रो बाय डेल टी, दिस इज डाइवर्जेंस, दिस इज डाइवर्जेंस। अगर हम इसको हम जेडी के टर्म में लिखेंगे, जेडी के टर्म में लिखेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ रो डेल डॉट जेडी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल। ओके, तो ये इक्वेशन को अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू डेल डॉट J प्लस डेल रो अपॉन डेल टी।
और हम पहले ही पढ़ चुके हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट टी। ठीक है, दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस लिखे हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंस को हम रिप्लेस करेंगे, दोनों साइड डाइवर्जेंस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बचेगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये है मैक्सवेल्स 4 फील्ड इक्वेशंस। तो हम देखें क्या हमारे पास 4 फील्ड इक्वेशन हमारे पास हैं, और यहाँ पे जो चौथा फील्ड इक्वेशन क्या है हमारा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिलेट्स टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिलेट्स विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, चारों इक्वेशन को हम एक साथ हम एक्सप्रेस करते हैं। ओके, चारों को हम एक साथ एक्सप्रेस करते हैं और देखते हैं। Can I come here? First one is what? Del dot D is equal to rho. Second one, third one, curl of E is equal to minus of del V by del T. And the fourth one is what? The curl of magnetizing force, that is J plus del D upon del T। ये हमारे पास जो चारों मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस हैं, और यहाँ से थोड़ा सा अगर हम फोर्थ वन पे अगर हम फोकस करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इन नॉर्मल केस में अगर एक्सप्रेस करेंगे, इसको नॉर्मल केस में, ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नॉर्मल केस में, अगेन हम वही बात बोल रहे हैं। ठीक है, डेल बाय डेल टी डी, हमेशा याद रखिएगा डी इज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू जे प्लस म्यू नॉट, और डेल बाय डेल टी डी इज क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई। तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। यह भी इक्वेशन, यह भी हमारा मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये जो क्वांटिटी है, यहाँ पे जो क्वांटिटी जो हमारा जो छूट रहा था पहले, जिसको मैक्सवेल करेक्शन किया गया, ये मैक्सवेल करेक्शन है हमारा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये जो इसी का नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो आज के वीडियो में हम क्या किए कि मैक्सवेल्स के चारों इक्वेशन को हम डिराइव किए और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हम आपको जानकारी दी है। ठीक है, अब बात यह है कि ये वीडियो जस्ट एक फ्लेवर था। इट इज़ द ओनली फ्लेवर ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। इट डजंट गिव्स द डिटेल आइडिया ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सो यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स। ठीक है, हम जो पढ़ाएं आप इसको फॉलो कीजिएगा, आपको कुछ समझ में आएगा, हल्का सा आपको इंटरेस्ट होगा, और उसमें अगर आपको विस्तृत जानकारी के लिए आपको बुक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आप बुक्स जरूर पढ़ेंगे, जो नॉलेज आपको बुक्स में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हमेशा अच्छे बुक्स को फॉलो करेंगे। तो बात करते हैं कि इस सेक्शन के लिए, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए हमारे पास कौन से अच्छे बुक्स हैं। ठीक है, तो एक नंबर आता है हमारे पास डीजे ग्रिफिथ, और दूसरा है साडिकू। ये दो में से कोई भी एक बुक अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। इस वीडियो में, इस लेक्चर में बहुत जगह पे हम कुछ चीज़ क्लू छोड़े हुए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए कि आपको वहाँ पे क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, और आप वो क्वेश्चन को बुक्स में जाके ढूंढेंगे, और डेफिनेटली आपको उसका आंसर्स वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को जस्ट एक टूल के तरह इस्तेमाल करें, और ये टूल जस्ट लाइक आपके लिए क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए जस्ट एक स्टार्टर है। ये वीडियो क्या स्टार्टर है, और आपको इसका मेन कोर्स के लिए
बुक्स में जाना पड़ेगा। आप बुक्स में पढ़ेंगे आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। ओके, तो आपको अगर और फर्दर जानकारी चाहिए वीडियो रिलेटेड, क्लास रिलेटेड, लेक्चर रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। और अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और कुछ चाहिए होगा तो आप उसमें हमको कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर कोई नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे भविष्य के लिए और आने वाले कुछ अच्छे वीडियोस के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।